करो। अब हमारे पास जो डेफिनेशन आ गई है, इसमें 1 to 1 और ऑन टू को हमने देखना है कि वो कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1 to 1 होगी। कहने का ये मकसद है कि देखिए, इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर दो इनपुट्स डिफरेंट है ना, इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट्स भी डिफरेंट आनी चाहिए। मतलब इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट भी सेम नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो है ना वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो अब इसकी दो डिफरेंट इनपुट्स मैंने लेनी है। इनपुट्स इनपुट्स ठीक है। एक ले लेते हैं जी -2 और एक ले लेते हैं +2। तो जब -2 पुट करते हैं तो भी 4 आता है, और जब हम 2 पुट करते हैं तो भी 4 आता है। अब जो इनपुट्स हैं इसकी, ये x1 कर लेते हैं ना और ये x2 कर लेते हैं। इनपुट्स तो चले कह लेना डिफरेंट है, लेकिन आउटपुट तो दोनों बार 4 आई है ना। मतलब एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 के इक्वल आ गया है। मतलब इनपुट्स डिफरेंट होने से आउटपुट्स सेम आ गई हैं। अगर ऐसा हो तो फंक्शन इनटू नहीं होता, ठीक है। इनटू मतलब इनटू की बात कर रहे हैं ना, 1 to 1, सॉरी 1 to 1 नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो है ना वो x³ है। अब इस फंक्शन में हम वही कर लेते हैं ना, x1 को 2 ले लेते हैं, x2 को -2 ले लेते हैं। तो एफ ऑफ x1 का आंसर आ गया 2³ 8, एंड एफ ऑफ x2 का आंसर आ गया जी -2³ -8। तो डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट्स आ गई, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है, 1 to 1 है, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए दो डिफरेंट आउटपुट्स आए। इसकी एक और डेफिनेशन है, मतलब अगर दो आउटपुट सेम है तो दो इनपुट भी सेम होनी चाहिए। मतलब इनपुट से आउटपुट पे जाना है तो नॉट इक्वल वाला सोचना है, ठीक है। और अगर आउटपुट से इनपुट पे जाना है तो दोनों में इक्वल आना चाहिए। बात तो एक ही है ना कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आनी चाहिए, या डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए। इसको 1 to 1 कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन की आपको जो बेस्ट समझ आएगी ना, वो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ से आएगी। अभी आपने जो पढ़ा था वो ये था कि v का जब एक खास पोर्शन आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस खास पोर्शन इस खास पोर्शन को आप v का सबसेट कहते हैं। और इस सबसेट को आपने लिखा था R ऑफ t लिखा था। अब मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा हो कि ये जो खास पोर्शन है v में से सिलेक्ट ना हो, सारा ही v यूज हो जाए, मतलब v के सारे एलिमेंट्स जो है ना, सारे एलिमेंट्स के लिए u के एलिमेंट्स यूज हो जाए, मतलब कि v पूरे का पूरा कवर हो जाए। अगर RT इक्वल आ जाए v के, मतलब अब देखें जो रेंज है वो असल में आउटपुट सेट के इक्वल आ गई है। तो जब रेंज आउटपुट सेट के इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जितने भी वी थे, फॉर ऑल वी, जितने भी वी थे वी में, उनके लिए कोई ना कोई यू मिल गया यू में, सच दैट एफ सॉरी टी ऑफ यू वी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि टी ऑफ यू वी के इक्वल आ गया, कब? जितने भी वी थे एलिमेंट्स वी, वेक्टर स्पेस वी में, उनके लिए कोई ना कोई यू हमेशा आपको मिल गया है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो है ना
ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑन टू है। जब सारा सेट कवर हो जाएगा फिर ये ऑन टू हो जाएगी, जब सारा सेट कवर नहीं होगा फिर ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फार्मूला है। हाँ, ये इसका ये नोटेशन है उसकी, और फार्मूला ये है कि फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग टू यू सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू वी, तो इसको कहते हैं ऑन टू। और ये 1 to 1 का ये था, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट या सेम आउटपुट के लिए सेम इनपुट। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? देखें, अगर आए मैपिंग का नाम, मैपिंग नेम आए, तो आपने कहना है आइसोमॉर्फिज्म। मतलब कि टी जो है ना, अगर यू से वी तक है, टी 1 to 1 भी है, टी ऑन टू भी है। टी 1 to 1 भी है, टी ऑन टू भी है। ये क्या नाम है? एम जुबैर आपने क्या पूछना है? सर ये बाइजेक्टिव नहीं होता अगर फंक्शन 1 to 1 भी और ऑन टू भी हो? बिल्कुल, वो बाइजेक्टिव ही होता है, वो बाइजेक्टिव ही होता है। बाइजेक्टिव होने के साथ साथ जो लीनियर मैपिंग होती है ना, लीनियर मैपिंग, बात समझ रहे हैं? जी ऐसी सर। लीनियर मैपिंग जो बाइजेक्टिव हो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ओके सर। देखो ना, इनके डिफरेंट नाम है। आप ग्रुप थ्योरी में अगर चले जाते हैं ना, तो ग्रुप थ्योरी में भी आपको पता है आइसोमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म और एपिमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म आते हैं। जी सर। तो वो देखो, ग्रुप थ्योरी में इनके डिफरेंट नाम है, वेक्टर स्पेस में इनके डिफरेंट नाम है। होता बाइजेक्टिव फंक्शन है लेकिन आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और मैपिंग का नाम आइसोमॉर्फिज्म है, और जो वेक्टर स्पेसिस यूज हो रही है ना आइसोमॉर्फिज्म में, वो आपस में होंगी आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक, ठीक है, आई सी एंड पे आपने लिखना है आइसोमॉर्फिक। तो कौन कौन आइसोमॉर्फिक होगा? यू आइसोमॉर्फिक होगा वी के, वेक्टर स्पेस U is isomorphic to vector space V, then the name of the mapping is isomorphism if the mapping is 1 to 1 as well as on to। ठीक हो गया? ओके। आगे देखें जी। अब ये आया था, मुझे याद आ गया, ये हमारे पेपर में ना 2020 के पेपर में ये मल्टीपल चॉइस है, सेम यही चीज थी, बस उसने एन की जगह कर्नल लिखा हुआ था। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि एन ऑफ टी को कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं। तो जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 होगी अगर कर्नल में सिर्फ 0 आए। मतलब के देखे ना, मैं आपको भी यहां से समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक मैपिंग है टी, यू से वी तक। अब आप मुझे बताएं कर्नल ऑफ टी का फार्मूला क्या था? ऐसा खास पोर्शन यू में से, ये ये एक ऐसा खास पोर्शन है, इसके सारे एलिमेंट्स जाके कहाँ पे मैप होते हैं? सिंगल एलिमेंट पे, 0 ऑफ वी पे। तो यू के ऐसे एलिमेंट्स जो 0 ऑफ वी पे मैप हो, उसको कर्नल ऑफ टी या एन ऑफ टी कहते हैं ना। अब आप ये देखें, आउटपुट यहाँ पे ना मैं 2-3 एलिमेंट बना देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको ज्यादा बेहतर और बेहतर समझ आ जाएगी। ये एक एलिमेंट है, ये वाला। अब ये एलिमेंट भी चला गया 0 ऑफ वी में, इस एलिमेंट को हम U1 कह लेते हैं फॉर एग्जाम्पल।
तो टी ऑफ U1 किधर आ गया, 0 ऑफ V में। फिर एक ये एलिमेंट है, इसको U2 कह लेते हैं। टी ऑफ U2 कहाँ आ गया, दोबारा से 0 ऑफ V में, क्योंकि ये जो खास पोर्शन है इसका हर एलिमेंट 0 ऑफ V पे मैप हो रहा है। अब आप ये देखें कि U1 और U2 डिफरेंट है ना, या सेम है? डिफरेंट है, मीन्स ये 1 1 नहीं रहा। नहीं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ ना कि डिफरेंट इनपुट लिया लेकिन आउटपुट सेम है, ऐसा कब हुआ है? जब आपने इस सेट को बड़ा किया है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला सेट है ना, इसको छोटा करते हैं, इतना छोटा करते हैं कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट रह जाए। मतलब कि इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। सेट को बड़ा किया था तो काम खराब हुआ है। अब इस सेट को हम छोटा कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेट से के ये जो सेट है ये सेट इतना छोटा हो गया कि जस्ट इसमें सिर्फ ये 0 ऑफ U बच गया है। मतलब ये जो 0 ऑफ U है इसको हम क्या कह रहे हैं, N ऑफ T, जिसमें सिर्फ 0 पड़ा हुआ है। अब देखें 0 तो 0 पे मैप होता ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। आपने लीनियर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था ना कि 0 0 पे हमेशा मैप होता है। तो 0 पे चला गया। अब आप इसको जितनी बार मर्जी रिपीट कर दें, ठीक है। टी ऑफ 0 चला गया 0 पे, दूसरी बार भी लिख लें टी ऑफ 0 चला गया 0 पे, दोनों आउटपुट सेम है, दोनों इनपुट भी सेम है। तो जब एन ऑफ टी इतना छोटा हो जाएगा कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट नहीं बचेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 to 1 बच गया। फिर मतलब इस मैपिंग को हम 1 to 1 कह सकते हैं। आप बताएं, कह सकते हैं कि नहीं? जी सर। सेट के बड़े होने से दो डिफरेंट मिल गए थे ना हमें, ये प्रीवियसली हमें ये मिल गए थे, दो एलिमेंट मिल गए थे, क्योंकि ये सेट बड़ा था। मैं डॉटेड लाइन में, अगर ये बड़ा होगा तो आपको दो एलिमेंट मिल जाएंगे जिनके लिए आउटपुट तो सेम है पर इनपुट सेम नहीं है। तो इसको इतना छोटा कर दिया कि जस्ट इसमें 0 बच गया। जब ये इतना छोटा हो गया तो मैपिंग ऑटोमेटिकली 1 to 1 हो गई। यही उन्होंने थ्योरम बना दिया है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 होगी अगर उसका जो कर्नल है उसमें सिर्फ 0 आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यस सर। यस सर। उसके बाद वो कह रहा है एक 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व करती है बेसिस और डिमेंशन को। प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि जो इसकी यू की होंगी ना बेसिस, मतलब अगर यू की डिमेंशन है 10 तो वी की डिमेंशन भी 10 होनी चाहिए। प्रिजर्व करने का ये मतलब है, ठीक है। और बेसिस, अगर जाहिर है डिमेंशन वही होती है ना जिस बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व कर लेती है। इसको आप वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ भी लेंगे तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि लेट से कि ये बेसिस है, आपने जस्ट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। इसके n एलिमेंट्स हैं, ये u की बेसिस है। अब बेसिस के हर एलिमेंट पे t अप्लाई कर दिया और ये बेसिस बन गई टी यू की। अब देखें, ये u है, ये v है, ये फंक्शन है t, ये एक पोर्शन है जिसको बेसिस बोल रहे हैं। इस पोर्शन को जब इधर लेके आएंगे तो ये एक पोर्शन यहां से ले लेगा, जो ये वाला पोर्शन होगा ये टी अप्लाई हो चुका होगा ना बेसिस के सारे एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो असल में जब टी बेसिस के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा तो ये सबसेट बन जाएगा टी ऑफ यू का। मतलब टी ऑफ यू क्या होता है, टी ऑफ यू रेंज ऑफ टी होता है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट्स वी के
ये सबसेट होता है वी का, मतलब वी के अंदर ही होता है ना टी ऑफ यू, मतलब इसके एलिमेंट्स पे टी अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा वी में, तो जब वो वी में आ जाएगा तो वो वी का सबसेट हो जाएगा। और वी के ऐसे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो जिनके लिए डोमेन में कोई ना कोई यू मिल जाता है उनको आर ऑफ टी कहते हैं। तो ये टी ऑफ यू की बेसिस बन गए। फिर वो कह रहा है कि जो इसकी बेसिस होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि बेसिस है। जब बेसिस का वर्ड आप यूज कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी होता है और स्पैन भी करता है। हमने पढ़ा था बेसिस की डेफिनेशन में कि बेसिस क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है और स्पैन भी करता है। अब आप ये देखें कि ये कहाँ से आए हैं, टी यू वन किसके अंदर पड़ा हुआ है, यू में पड़ा हुआ है या वी में पड़ा हुआ है, ये कंफर्म करें, सोच के बताएं। पड़ा हुआ है कहाँ पे? यू में। नहीं 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 और यू वी में होगा। टी यू वन जो है वो वी में है और यू वन जो है वो यू में से है। हाँ टी यू यू वन जो वन है यू वो में वी से में है। है और टी यू वन वी में से है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जिसके एलिमेंट होते हैं उसको स्पैन करते हैं। तो टी यू वन असल में वी में पड़ा हुआ है ना, टी यू टू भी वी में पड़ा हुआ है, इसी तरह ये सारे ही वी में पड़े हुए हैं, तो ये किसको स्पैन करेंगे, वी को करेंगे। सही हो गया, मतलब जहां पे पड़े हुए हैं यहाँ पे वो लिख रहा है कि ये टी यू में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें वी, देखें यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया हुआ है, 1 to 1, उसने ऑन टू मेंशन नहीं किया। अगर ये ऑन टू भी मेंशन करता तो ये सारा वी कवर हो जाता, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा वी जब आप कवर कर लेंगे, वो मैंने रेज कर दिया शायद, तो जब आप पूरा वी कवर कर लेंगे तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। पूरा वी कवर नहीं हुआ इसलिए ये टी यू, मतलब के यू के आउटपुट्स जो है, सेट यू, ये वेक्टर स्पेस यू के आउटपुट्स जो है ना वो वी में पड़े हुए हैं, जिसको टी यू कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। यू की डिमेंशन, हाँ अब इनकी यहाँ समझ नहीं आई, Yes, जो sir. बताइए। इसकी नहीं समझ आई। तो ये जो आपने लास्ट पॉइंट बताया ना स्पैन वाला, इसकी समझ नहीं आई। चले मैं आपको ना यहाँ पे ना छोटा सा लिख देता हूँ। टी एक मैपिंग है यू से सर वी जी तक। आपने पहले जब वो 2 पॉइंट्स हाँ हाँ बोले बोले। आवाज नहीं आ रही मुझे, बोले जरा। आपकी आवाज डिसअपियर हो गई है। नेट इशू होगा सर। चले बोले, आप बोले। चले वो जब आएगी तो वो अपना क्वेश्चन पूछ लेगी। मैं अभी आपको इस थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ कि टी यू से वी तक एक 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एल टी में लिख रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब u की जो डिमेंशन है ना वो n है, तो जब t को u पे अप्लाई करेंगे तो ये सबसेट बन जाएगा ना v का। t को जब u पे अप्लाई करेंगे तो वो क्योंकि ये v का सबसेट बनना ही बनना है, क्योंकि ये 1 to 1 है। अगर ऑन टू होता तो जो tu होता वो v के इक्वल होता, अगर ये ऑन टू होता, ठीक है। लेकिन ये ऑन टू नहीं है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट हमें कह रही है कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू करने से और भी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। इसलिए जो थ्योरम उन्होंने बनाया है ना वो 1 to 1 के लिए बनाया है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि टी एक 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू की डायमेंशन n है, तो टी यू की डायमेंशन कितनी होगी, टी यू की डायमेंशन भी n होगी। ये क्वेश्चन, ये देखें, ये है हमारे पास। हाँ अब सवाल ये बन सकता है, अगर u की डायमेंशन n है, tu की डायमेंशन n है, तो मैपिंग क्या होगी।
1 to 1 होगी, ऑन टू होगी, या 1 to 1 एंड ऑन टू होगी? आप बताएं जरा क्या मैपिंग होगी? 1 to 1। तो ये आपका एक मल्टीपल चॉइस तैयार हो गया है। अब बहुत से लोग इसमें तुक्के लगाएंगे ना कि बाइजेक्टिव होगी, कुछ लोग ऑन टू लगाएंगे, तो वो फिर उनका रॉन्ग हो जाएगा। सही है। अच्छा, आप ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शायद मेरा ख्याल है ये पेपर में आया था 2020 में, मुझे ये देखा देखा लग रहा है। कह रहा है टी यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू की डायमेंशन n है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन जो है ना, u की डायमेंशन वो n है। अब मजे की बात ये है कि इस u की डायमेंशन की वजह से जो दो खास सबसेट आपने बनाए थे, उन दोनों की डायमेंशंस का सम भी u होती है, u की डायमेंशन होती है, ठीक है। ये बहुत अहम बात है यहाँ पे। देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप डायमेंशन का और वेक्टर स्पेसिस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन आपने एक बताना है कि डायमेंशन का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और वेक्टर स्पेस का, जबकि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1 to 1 और ऑन टी। मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो प्रीवियस थ्योरम था, उस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे एक कंडीशन थी कि वो 1 to 1 होना लाजमी है, लेकिन इस थ्योरम में उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई। जस्ट उन्होंने एक बात कही हुई है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से वी तक, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी डायमेंशन n है, सॉरी स्मॉल n है, तो ये आप इसको अगर ड्रा करें t को u से v तक, तो यहाँ पे 0 ऑफ v पड़ा हुआ है। एक खास पोर्शन जो होता है t का, जो इस पे मैप होता है, इस खास पोर्शन को आप क्या कहते हैं, n ऑफ t। और इसका एक खास पोर्शन होता है जिसके हर एलिमेंट के लिए t में कोई ना कोई एलिमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। और इस खास पोर्शन को आप कहते हैं रेंज ऑफ t। अब इसकी जो डायमेंशन होगी, मतलब इसके अंदर जो बेसिस वेक्टर्स की तादाद होगी, उसको, मतलब इसके अंदर बेसिस वेक्टर्स की तादाद को हम बोलेंगे ना डायमेंशन ऑफ n ऑफ t। उसको ऐड करेंगे इसके अंदर जो बेसिस वेक्टर्स की तादाद होगी, डायमेंशन ऑफ r ऑफ t, तो वो बिल्कुल इसकी डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक हो गया? किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? देखें, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, बस हम इसको समझ रहे हैं कि किसका किससे रिलेशन बन रहा है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी नहीं, का? आपने यस आपने ना पहले भी ऐसी डायग्राम बनाई थी, उसमें आपने ना 2 पॉइंट लिए थे। ये जो हमारी इनपुट है ना उसमें से, और आउटपुट पे एक जो पॉइंट है ना उस पे लाई किया था दोनों पॉइंट्स को। हाँ हाँ लेकिन बाद में आपने कहा था कि हमने इन पॉइंट्स को करीब लेके आना है, तो फिर इस वजह से आपने ऐसे किया था कि उनको रेज करके सिर्फ एक पॉइंट ले लिया था, जो जो आपने 0 रख लिया था। 0 को 0 पे मैप करके फिर आपने कहा था ये 1 1 है। लेकिन अगर हम मतलब कि उसको माइंड में ना रखें, अगर हम वो दोनों पॉइंट ही मतलब 0 पे लेके आए, तो फिर ये कौन सा फंक्शन होगा? आप कहना चाहती हैं कि दो पॉइंट जो हैं, दो पॉइंट सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, जब आपने 2 पॉइंट्स लिए थे ना इनपुट में, नहीं नहीं, एक वो थोड़ी सी स्पेस बनाई थी, एक उसमें 2 मिनट, एक पॉइंट मिनट। लिए थे, तो वो हाँ तो जी, डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप U1 U2, अभी जो आपके जेहन में क्वेश्चन है, आप डिफरेंट लेना चाह रही हैं या सेम लेना चाह रही हैं?
यस डिफरेंट। ओके, डिफरेंट हो गया। अब आप बताएं कि टी ऑफ u1 का आंसर भी 0 था और टी ऑफ u2 का आंसर भी 0 था, मतलब यहां से लिए है ना। यस यस ओके ओके, यस आप देखें, सिंपल सी बात है, जब कभी आउटपुट्स सेम हो और इनपुट्स भी सेम हो तो फंक्शन 1 to 1 होता है, बस ये बात याद यस। रखें, ठीक है। अब लेकिन देखें, इसमें हमारे पास इनपुट सेम नहीं है ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, इनपुट सेम नहीं है, इनपुट सेम नहीं है तो ये 1 to 1 नहीं है। लेकिन आप एक और चीज देखें कि उसने मेंशन किया हुआ है कि फंक्शन 1 to 1 भी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ उसकी बात को यस पूरा सर, ये करने मुझे के लिए। क्लियर है, ये मुझे क्लियर है कि हाँ उसने 1 to 1 बोला है हमें करने के लिए और ये ऐसे 1 to 1 बनता है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास ये जो हमने डोमेन में दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, अगर वो उसकी रेंज सेम होगी तो फिर हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? उसको हम 1 to 1 नहीं बोलेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कि इसको और क्या बोल सकते हैं। सर चूंकि थ्योरम में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला थ्योरम था उसमें उन्होंने कंडीशन ये दी हुई थी कि 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, तो इसलिए हाँ, हम पॉइंट कंसीडर वो जो करेंगे ना, पूछ हम लिया दूसरे ना, को मुझे समझ कंसीडर आ गई करेंगे। है। उनका ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन की कैटेगरी होती है 1 to 1, एक फंक्शन की कैटेगरी होती है ऑन टू। तो इसको 1 to 1 तो नहीं बोल रहे ना हम, जब ये चीज आ रही है तो इसको फिर क्या बोलेंगे। यस अब इसको क्या यस बोलेंगे ये हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन कैसा है, क्योंकि ये जनरल बात कर रहे हैं ना, जनरल बात हम थ्योरम की जो वो है ना जरूरत, थ्योरम की जरूरत पूरी करने के लिए हमने उसको कम किया था, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है ना, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये यस फंक्शन हमें नजर आ रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, यस मतलब लाइन बन रही है ना, ये देखें इसकी लाइन बन रही है यहाँ। मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह रहा, वैसे इसकी लाइन बन रही है, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। यस यस। देखे ना, जीरो को जीरो पे जीरो में जीरो इनपुट करने से जीरो आउटपुट में तो नहीं आ रहा, लीनियर नहीं, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन। कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो हम उसको कोई भी फंक्शन बोल सकते हैं? बस उसको फंक्शन बोल सकते हैं, वो खास फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखें, मेरे पास ये 2D प्लेन है ना, ये मेरे पास कोई कर्व है, इस कर्व, इसको मैं सिर्फ कर्व बोलूंगा, लेकिन इसकी एक खास शेप हो, अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो, तो फिर ये भी तो कर्व है, लेकिन इसको हम पैराबोला बोलते हैं, क्योंकि ये खास है, क्योंकि इसकी अच्छा, थ्योरी तो हमारे पास। यही मैं ये देखिए, ये पैराबोला जो है एफ, अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख लें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में भी हम जो है ना वो डिफरेंट आउटपुट लेते हैं लेकिन उनका आंसर सेम आता है। तो फिर इस लिहाज से तो जो मैं पहले आपसे क्वेश्चन कर रही थी, तो वो उस फंक्शन को हम पैराबोला बोल सकते हैं। नहीं, उस फंक्शन को हम पैराबोला नहीं बोल सकते ना। देखे ना, आपने दो डिफरेंट पॉइंट लिए, मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ, u1 u2 डिफरेंट है लेकिन आउटपुट उनकी 0 पे है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। ऐसे कोई है कि दो डिफरेंट पॉइंट लिए और पूछे और बताया हो कि ये कौन सा फंक्शन है। सर चूंकि थ्योरम में हमारा ये नहीं है कि हमने एन ऑफ टी इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, मतलब 0 तभी होगा जब फंक्शन 1 to 1 होगा। तो उनकी कंडीशन ऑफ थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, तो हम डिफरेंट क्यों लेंगे। ये देखे ना, ये मेरे पास दो आउटपुट्स हैं, एफ ऑफ u2, सॉरी एफ ऑफ u2। सिस्टर मैं थ्योरम की बात नहीं कर रही, थ्योरम तो एक अलग चीज है ना, जो मेरा क्वेश्चन है वो अलग चीज है, मतलब हाँ, मुझे कंसेप्ट आप, क्लियर करने की बात कर रही हूँ। वो असल में ना ऐसे फंक्शन का कोई नाम नहीं, जैसे ये जो मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाई है ना, इसका हमें नाम नहीं पता, बस इसको कर्व बोल रहे हैं। इसी तरह इसको सिर्फ आप फंक्शन बोलें तो बेहतर है, ठीक है। ठीक है मे बी लिटरेचर में इसका कोई नाम हो, लेकिन अभी हमने अभी तक नहीं कोई सुना ऐसा नाम कि जब ठीक। इनपुट्स डिफरेंट हो और आउटपुट सेम हो। सर ये इनटू फंक्शन नहीं हो सकता?
यस, उसको मेरे ख्याल में पैराबोला बोल सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है, ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम रखें, तो इसमें हम अगर 1 पुट करें और -1 पुट करें, उसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट है, उसका आंसर जो है वो सेम आ रहा है, तो ये वही कंडीशन बन रही है ऊपर वाली। हाँ ठीक है, हम फिर कह सकते हैं, लेकिन ये ये देखे ना हमने सर, जीरो ये कहा जरूरी हुआ तो है। नहीं है कि इससे सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी बात है ना, इसलिए इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बस उसकी कंडीशन पूरी करने के लिए हमने उसको 0 पे मैप किया था। ओके, हाँ, परेशानी वाली बात नहीं है, जाहिर है ज़हन में सवाल आएंगे तो उनके जवाब आएंगे। तो ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नलिटी और जो क्या नाम है, जो इमेज होती है, उन दोनों की डायमेंशन ऐड करने से यू की डायमेंशन आ जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़हन में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं पेपर में कि रैंक और ये और वो, उनको क्या करें, लेकिन आता सारा वही है जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, बस वो थोड़ा-सा उसने पेचीदा करके पूछा होता है। ठीक हो गया? ये तो थ्योरम में सही ढूँढ है, ये रहा जो आप पढ़ा रहे हैं ये मैथमेटिकल मेथड की बुक से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी आपको ये सारी चीज़ें ना दूसरी बुक्स में भी दिखाता हूँ, उनमें भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है? ये चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिकल मेथड की बुक का। हाँ जी, ये चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिकल मेथड की बुक का। अब यही चीज़ जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे, लीनियर अलजेब्रा में। एक तो ये है। ये वैसे ये वाली बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं ना, तो उनको फिर छोड़ देते होते हैं। इसका राइटर सर कौन है? ये शाम सीरीज़ की बुक है, मैंने की हुई है। मैंने तकरीबन ये बुक ना 6-7 बार सेंड कर दिया, आज फिर सेंड कर दूँगा। शाम सीरीज़ की बुक है, सिमार इसका जो है ना ऑथर है। आपको मैं कवर पेज दिखा देता हूँ, ये देखो। ये है शाम और सीरीज़। सर, एक और भी बात मैंने सुनी है कि जो शाम सीरीज की है ना, वेक्टर एंड टेंसर की बुक, वो भी कमाल हाँ, की है, उसमें से पेपर अक्सर आ जाता है। और आपको एक मज़े की बात मैं बताता हूँ कि जो शाम सीरीज़ की बुक है ना वेक्टर एंड टेंसर की, उस बुक में से क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन आए थे, और उस बुक की बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी की हुई है पाकिस्तानी ऑथर्स ने। अब मैं नाम तो नहीं ले रहा, आप समझ गए होंगे। ये सर समझ गए हैं। हाँ, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। चैप्टर 5 था लीनियर मैपिंग्स वाला। इस जो ये वाला चैप्टर है, उसमें उसने सबसे पहले क्या किया हुआ है, उसने ये जो मैपिंग है ना, उनकी डेफिनेशंस की है कि एक मैपिंग, ये देखे ना, क्या नाम है, एक मिनट, इधर उसने लिखा होगा 1 to 1 एंड ऑन टू के बारे में, रेंज और ये सारी चीजें बताई हैं। ये मैंने आपको जो है ना वो ग्राफ जो बना के बताया, वो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे ये वही एक्स केयर आ गया ना, तो जो एक्स केयर वाला होता है, ये तो डोमेन रेंज निकाली है, इनकी जरूरत नहीं है। एक जो है ना, मैं एक लेक्चर रखूंगा डोमेन रेंज पे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो तकरीबन 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको डोमेन और रेंज नहीं निकालनी आती। आपने ईमानदारी से बताना है किस किस को डोमेन रेंज परफेक्ट निकालनी आती है। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, मोहम्मद जुबैर ने हैंड रेज किया है। और किसको आती है?
इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, आप सीखने ही आए हुए हैं। कुछ हम सीखते हैं, कुछ आप सीखते हैं, तो ऐसे इंसान सीखता है। सही है, डोमेन रेंज जिसको नहीं आती वो बताएं। मुझे पता है कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मेरे एमएस के क्लास फेलोज भी थे, उनको भी डोमेन रेंज फाइंड करनी मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंड्स है ना उनको नहीं आती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े परफेक्ट उनके आंसर्स जो है ना निकालते थे डोमेन रेंज के। तो इस पे हम एक लेक्चर जरूर रखेंगे डोमेन रेंज पे, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा जो है ना मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ, तो उसमें मैं आपको सिर्फ प्लान बता दूंगा कि सर आपने जी आप क्या सर जी आप ऐसा करिए कि मतलब जो आपने पढ़ाना होता है ना, मतलब जब आप पढ़ाना स्टार्ट करें तो आप काइंडली बता दीजिए करें कि ये कौन से चैप्टर मतलब कि कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर मैं ना पढ़ा रहा हूँ, ताकि हम खुद से भी रीड कर लिया करें। और अगर आपसे लेक्चर लेते वक्त हमें मतलब कोई क्वेश्चन रेज ना हो, बाद में रेज हो, तो वो हम नेक्स्ट डे पूछ लिया करें। हाँ, वैसे मैं वो बता देता होता हूँ, लेकिन मैं फिर बता दूंगा। सर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, फिर आप पूछना। सर वो मैंने एक व्हाट्सएप की आपको, उसमें